हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमबीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है, उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यूनिट 2 के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया, जैसे कि राजकोषीय नीति हम कंप्लीट कर चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा हम देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन, भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना, दिशा, ये सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप उन्हें भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है यूनिट 2 की, तो वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें हम कौन-कौन से डायमेंशंस देखने वाले हैं, मतलब इसमें हम क्या-क्या देखेंगे? तो सबसे पहले तो देखेंगे कि पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पहले हम उसे समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है। कार्यप्रणाली मतलब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है? तो इसमें ही हम जो है वो उचित मूल्य की दुकानें क्या होती है, एफसीआई क्या होता है, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पीडीएस से कौन-कौन सी समस्याएं हैं जो कि पीडीएस से जुड़ी है। इसके बाद इनकी कमियों को, इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार हम इतने सारे डायमेंशंस में जो है वो इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो सस्ती कीमतों पे खाद्यान्न वितरण और आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित है। अब हम सभी देख चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा में हमने तीन चीजें देखी थी, है ना? हमने उसके स्तंभ देखे थे, तो हमने क्या देखा था कि फूड सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा, उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होना चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए खरीदने का। तो ये कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम क्या कर रहा है, खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर रहा है ये, या फिर हम इसे क्यों बोलते हैं कि ये भारतीय खाद्य सुरक्षा की प्रणाली है, क्योंकि ये फूड की उपलब्धता करवा रहा है, अवेलेबिलिटी करवा रहा है खाद्यान्न की, ठीक है? इसलिए जो है ये, हम इसे क्या बोल सकते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा की एक प्रणाली है। अब इसमें होता क्या है, इसमें सस्ती कीमतों पे खाद्यान्न वितरण किया जाता है। हम सब जानते हैं कि राशन की दुकानों पर जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम आया था, अभी मैं बताऊंगी कि क्या था टीपीडीएस। तो इसके तहत क्या होता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए प्रति किलो पे जो है वो अनाज दिया जाता है गरीबों को। तो मतलब सस्ती कीमतों पे जो है वो खाद्यान्न वितरण करना और आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए। अब आपातकालीन स्थिति के लिए क्यों? क्योंकि बफर स्टॉक जो है वो भी पीडीएस का ही एक भाग है। ठीक है? एफसीआई जब खरीदती है, मैं अभी कार्यप्रणाली बताऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा कि जब फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, उनसे गवर्नमेंट खरीदती है और गवर्नमेंट जो है वो एफसीआई, गवर्नमेंट खरीद रही मतलब एफसीआई खरीद रही है और एफसीआई के पास में जो है वो अनाज जाता है। फिर एफसीआई क्या करती है, जितना अनाज लग रहा है स्टेट्स वगैरह को, स्टेट जितने भी है उनको लग रहा है, उनको देती है और बाकी के अनाज को जो है वो क्या करती है, बफर के रूप में स्टोर करके भी रखती है ना। तो यहाँ पे पीडीएस सिस्टम की जब हम बात करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें सिर्फ यही नहीं आएगा कि सस्ती कीमतों पे खाद्यान्न वितरण, बल्कि आपातकालीन स्थिति में उसका प्रबंधन भी आता है। ठीक है? यानी कि बफर स्टॉक। तो ये समझ में आया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो ये एक भारतीय खाद्य सुरक्षा की प्रणाली है। क्यों? क्योंकि उपलब्ध कराती फूड को, अभी मैंने बताया। ये जिसमें सस्ती कीमतों पे खाद्यान्न वितरण और आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए प्रणाली के रूप में से जो है वो विकसित किया गया है। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस सिस्टम की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है निम्न आय वर्ग को संरक्षित करना। अब निम्न आय वर्गों को कैसे संरक्षित कर रहे हैं? तो निम्न आय वर्गों को जो है वो कुपोषण से, भूख से, ठीक है ना, उन्हें संरक्षित करना है और उनको जो है वो क्या आएगा, कम कीमतों पे, सस्ती कीमतों पे जो है वो खाद्यान्न वितरण जो है वो उपलब्ध कर रहे हैं। ठीक है ना, खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं। दूसरा, न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना का मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे जो अमीर है, जो अपना अनाज खरीद सकते हैं, तो उनको तो मिल ही रहा है, तो जो गरीब है उन लोग को अनाज नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं न्याय संगत वितरण जो है वो इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि जो गरीबों में भी गरीब है, जैसे हमने अंत्योदय अन्न योजना देखी, तो उनको अलग मिल रहा है। ठीक है, जो एपीएल है उन लोगों को थोड़ी अलग कीमतों पे मिल रहा है, बीपीएल उनको अलग कीमतों पे मिल रहा है। तो यहाँ पे न्याय संगत वितरण है कि जिसको जितना जो सामर्थ्य है, जिसका भी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसको जो है वो क्या किया जा रहा है, फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, खरीदने का जिसका जैसा सामर्थ्य है उसके हिसाब से। इसके अलावा खुले बाजार में आवश्यक वस्तु की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना। कई बार क्या होता है, तो अब इसको आप कैसे समझोगे कि मार्केट में क्या होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, या तो फिर ये हो सकता है कि मार्केट में जो है वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। तो मार्केट में वो चीज़ कम है और अगर हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई चीज़ कम है मार्केट में, इसकी उपलब्धता कम है, तो डिमांड क्या होती है, और डिमांड तो उतनी है, ठीक है? मतलब डिमांड ज़्यादा है और उपलब्धता कम है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई बढ़ जाती है उस वस्तु को लेकर, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बफर स्टॉक मेंटेन किए जाते हैं, तो अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है मार्केट में, तो क्या होता है, उससे महँगाई बढ़ रही है, तो महँगाई को भी कहीं न कहीं रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि बफर स्टॉक से जो भी एक्स्ट्रा अनाज है, जो भी है, उसको मार्केट में ही उतार सकता है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा जो है वो हम देखेंगे अभी आगे भी एक समस्या के रूप में भी ये है कि जितनी भंडारण क्षमता नहीं, उससे कई गुना ज्यादा अनाज है।
ठीक है, तो एक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने का भी काम कर सकता है कि अगर मार्केट में जो है वो कोई चीज का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, ठीक है ना, यानी कि खाद्यान्न कम आया है और डिमांड उतनी ही है, तो महंगाई बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करेगी, एक्स्ट्रा अनाज जो है वो अपने पास से निकाल देगा गवर्नमेंट। इसके अलावा आपात स्थिति में राहत प्रदान करना, इसका मतलब वही बफर स्टॉक के रूप में। तो इस प्रकार से ये पीडीएस सिस्टम का उद्देश्य हमने देखे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि इस पीडीएस का महत्व क्या है, क्यों जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लाया गया। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, अभी हमको समझ में, अभी भी हमने देखा कि फूड सिक्योरिटी जो है उसकी ही एक प्रणाली है ये, ठीक है। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करता है, लोगों को क्या करता है, इसमें सस्ती कीमतों में अनाज मिलता है, और सस्ती कीमतों में अनाज मिलने के साथ ही जो है वो आपातकालीन स्थिति में भी जो है वो आपके लिए अनाज उपलब्ध होता है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा, दूसरा संकट के समय खाद्यान्नों का प्रवाह सुनिश्चित करना, वही आपातकालीन स्थिति वाला बफर स्टॉक। अनाज के पुनर्वितरण में मदद करता है। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई स्टेट में जो है वो अनाज कैसा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है अनाज में, मान लीजिए कि जो आपका नॉर्थ बेल्ट है पूरा, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, तो यहाँ पे अनाज जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में जो है वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। पर कुछ क्षेत्र ऐसे मान लो नॉर्थ ईस्ट है, तो वहां पे प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो खाद अनाज का पुनर्वितरण करने में मदद कर रहा है, क्योंकि पीडीएस का लाभ तो लगभग हर जगह के इंसानों को मिलेगा, हर स्टेट में जो इसके लिए पात्रता रखता है उन सभी को मिलेगा, ठीक है ना अनाज। तो अनाज का कहीं न कहीं पुनर्वितरण हो रहा है, मतलब जहाँ पे अनाज एक्स्ट्रा है, वहाँ से जहाँ पे अनाज कम है, वहाँ पे अनाज जाता है और फिर क्या होता है, पीडीएस के तहत मिलता है, तो ये अनाज के पुनर्वितरण में भी मदद करता है। फिर चौथा क्या है, खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है, और अभी मैंने बताया कि कैसे खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि पीडीएस क्या है, पीडीएस का उद्देश्य और उसका महत्व। आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली कैसी होती है। अब कार्यप्रणाली को समझते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसान जो होते हैं, उनसे एपीएमसी मंडी जो होती है, वहां पे किसान अपना अनाज बेचते हैं। और एपीएमसी मंडी मतलब क्या होता है, तो गवर्नमेंट ही जो है वो कहीं ना कहीं उनके अनाज को खरीद रही है। अब जब गवर्नमेंट जो है वो किसानों से अनाज खरीद रही है, तो वो जो प्रोक्योरमेंट होता है वो एमएसपी पर होता है। अब एमएसपी क्या होता है, ये एमएसपी को हम विस्तार से समझेंगे यूनिट 1 में, जो कृषि मूल्य नीति वाला टॉपिक है उसमें। पर अभी मैं बता देती हूँ कि एमएसपी का मतलब तो ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब वो न्यूनतम मूल्य मूल्य जो कि गवर्नमेंट देगी ही देगी किसान को उसकी फसल के लिए, उससे कम पे जो है वो किसान को बेचने की आवश्यकता नहीं मार्केट में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हम देखते भी है कि किसानों को जो है उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक न्यूनतम, एक मिनिमम प्राइस तय कर दी है कि इतनी प्राइस तो आपको उसकी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी पे जो है वो किसानों से अनाज को खरीद लेती है। अब वो जो अनाज है वो कहाँ पे जाता है, एफसीआई, और एफसीआई को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंटर कर रहा है। अब जितना भी अनाज है जो कि एफसीआई से है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो के पास जो अनाज जा रहा है, वो कौन सी प्राइस पे जा रहा है, इसको बोलेंगे सेंट्रल इशू प्राइस। अब ये क्या होता है, सेंट्रल इशू प्राइस जो होगी वो कम होगी एमएसपी से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा देके किसानों से वो अनाज को खरीदा है। पर क्योंकि जो भी हमको लोगों का, क्योंकि हमको लाभ करना है, ठीक है, लोगों को हमको कम कीमतों पे अनाज उपलब्ध कराना है, तो हम उतना प्राइस तो नहीं रख सकते। अगर उतना ही प्राइस रखेंगे तो फिर तो लोग बाहर से ही खरीद लेंगे। तो सेंट्रल इशू प्राइस होता है, और वो सेंट्रल इशू प्राइस यानी कि बहुत कम प्राइस होती है, और उस प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो एलोकेट किया जाता है वो अनाज, हर स्टेट को अलग अलग उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। फिर ये जो सेंट्रल इशू प्राइस है उससे क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर बहुत सारी फेयर प्राइस शॉप होती है, मतलब उचित मूल्य की दुकानें। इसका मतलब यही है कि जो भी आप अपनी राशन की दुकानें देखते हैं अपने जिलों में, अपने राज्य में, उसे ही बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से कहाँ पे जाता है, ये फेयर प्राइस शॉप पे जाता है, और फेयर प्राइस शॉप पे बेनिफिशरीज को काय पे, सीआईपी यानी कि सेंट्रल इशू प्राइस पे ही मिलता है, ठीक है। अब सेंट्रल इशू प्राइस अलग अलग हो सकती है, बीपीएल के लिए अलग हो सकती है, 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए किलो प्रति अनाज। इसके अलावा अगर, और एपीएल के लिए जो है वो अलग हो सकती है, ठीक है। पर सेंट्रल इशू प्राइस पे ही जो है वो अनाज क्या होता है, बेनिफिशरीज को मिलता है। इस प्रकार ये जो है वो पूरी कार्यप्रणाली चलती है कि किसान है, किसान से जो है वो अनाज एपीएमसी मंडी में जो है वो बिका, और फिर जो मंडियों से अनाज है, अब मंडी में बिका मतलब गवर्नमेंट ने खरीदा है एमएसपी पे, और एमएसपी पे जब ये खरीदा है तो एफसीआई में जाके स्टोर हो जाएगा। अब एफसीआई में क्या होगा, तो एफसीआई जब स्टेट गवर्नमेंट को देगी, तो एमएसपी पे तो बहुत ज्यादा मूल्य में उसने खरीदा है, तो एमएसपी तो पे तो नहीं देगी वो। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को जो बहुत कम प्राइस, मतलब सेंट्रल इशू प्राइस जो है उस पे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य की दुकान, यानी कि राशन की दुकानों पे भेजेगी, और फिर राशन की दुकानों पे बेनिफिशरीज को मिलेगा, और बेनिफिशरीज को भी सेंट्रल इशू प्राइस पे ही मिलेगा। इसका मतलब है कि बहुत कम प्राइस पे जो है वो उनको अनाज मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है।
अब ये जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला तो क्या है कि कृषकों को एमएसपी प्रदान करके उपज की खरीदी करना, और हम सब जानते हैं कि एमएसपी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो कृषक जितने भी फार्मर्स है उनको एमएसपी कौन प्रदान करता है? एफसीआई करता है। तो उनसे खरीदने का काम है प्रोक्योरमेंट का काम। एफसीआई के 3 काम महत्वपूर्ण है: खाद्यान्न को खरीदना, खाद्यान्न का भंडारण करना और खाद्यान्न का वितरण करना। यही 3 काम मेनली जो है वो एफसीआई करता है। तो एमएसपी प्रदान करके उपज की खरीद करना, ठीक है ना, कृषकों को। अब एमएसपी क्या होती है, एमएसपी को तय कौन करता है, और एक बॉडी आती है सीएसीपी, वो क्या है, वो हम कृषि मूल्य नीति वाले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि कृषकों को एमएसपी प्रदान करके उपज की खरीदी करने का काम कौन करता है? एफसीआई करता है। दूसरा, देश में खाद्यान्न का उचित भंडारण की व्यवस्था, जैसे कि बफर स्टॉक। तीसरा, पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्योंकि एफसीआई से ही अनाज कैसे जाएगा? उचित स्टेट गवर्नमेंट और फिर उचित मूल्य की दुकानों पे। इसके अलावा हम खाद्यान्न की कीमतों को स्थिरता, मैंने अभी बताया कि अगर मार्केट में कोई चीज का प्रोडक्शन कम हुआ है तो एफसीआई क्या करता है? अपने पास से अनाज को जो है वो रिलीज कर देता है, जिससे क्या होता है, मार्केट में उस चीज की जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्शन भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर पाते हो। तो ये क्या है? एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि टीपीडीएस, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम क्या है। देखो 1990, अगर हम देखेंगे 7 के पहले पहले हम देखेंगे, तो जो पीडीएस सिस्टम का लाभ है वो लगभग सबको मिल रहा था, और लगभग सबको मिल रहा था तो इसलिए क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो लक्षित वर्ग है, कहीं ना कहीं वो उसको जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है ना, अगर सबको कोई चीज मिलने लग जाती है तो जिसको उसका फायदा पहुंचाना है उसी को वो चीज जो है वो नहीं मिल पाती। इसलिए भारत सरकार ने पीडीएस को एक नया रूप दिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। और कब दिया? 1997 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1997 में टीपीडीएस यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। लक्षित कैसे? कि इसमें जो है वो पात्रता जो है वो डिसाइड की गई कि जैसे कि हम अंत्योदय अन्न योजना की बात करते हैं कि गरीबों में भी सबसे गरीब, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल, तो एक जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पात्रता, लाभार्थी जो है उनका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि कौन होगा, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो है वो लक्षित आबादी होंगे, और फिर उनको ही जो है वो क्या होगा कि इसके हिसाब से जो है वो अनाज मिलेगा पीडीएस सिस्टम के हिसाब से। तो इसे ही क्या बोलते हैं? टारगेटेड पीडीएस सिस्टम कहते हैं। टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में क्या होता है? वही होता है कि भारत सरकार ने पीडीएस को नया रूप दिया, 1997 में टीपीडीएस की शुरुआत की गई, ताकि इसका दायरा सीमित करके केवल जरूरतमंद लोगों के समूह तक जो है वैसे सीमित किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल में जो रहने वाले लक्षित आबादी है उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पीडीएस से जुड़ी क्या क्या समस्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड समस्या। सबसे पहले तो हम समस्या देखेंगे, वो है खरीद से संबंधित क्या समस्या है। तो खरीद से संबंधित क्या समस्या है? तो सभी आने वाले अनाज को स्वीकार किया जाता है भले ही बफर स्टॉक भर जाए, जैसे खुले बाजार में अनाज की कमी। देखो एक फायदा तो ये है कि खुले बाजार में अगर अनाज की कमी होती है तो पीडीएस से जो है वो अनाज चले जाता है, और कहीं ना कहीं आपका जो है वो इन्फ्लेशन इससे जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये इसका पॉजिटिव साइड है। पर इसका नेगेटिव साइड क्या है? कई बार क्योंकि एमएसपी पे क्या होता है, किसानों से अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लिया जाता है। अब पीडीएस में जो है वो अनाज बांटने के बाद और बफर स्टॉक में अनाज रखने के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में अनाज जो है वो फिर भी एफसीआई के पास रह रहा है, बहुत एक्स्ट्रा में। अब एक्स्ट्रा में अनाज अगर एफसीआई के पास है और हर किसान अगर जो है वो एमएसपी पे अपना अनाज जो है वो गवर्नमेंट को बेच देगा, तो उससे क्या होगा? खुले बाजार में जो है ओपन मार्केट में क्या होगा? अनाज की कमी होगी, और अनाज की कमी होगी तो कहीं ना कहीं महंगाई में वृद्धि हो सकती है। तो एक तो समस्या ये है कि सभी आने वाले अनाज को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, क्योंकि क्या होता है किसानों से अब ये नहीं देखा जाता है कि आपकी गेहूं की कीमत, आपका जो गेहूं है वो इस प्रकार से है या इस प्रकार से है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्वालिटी नहीं है, हर प्रकार के अनाज को जो है वो लिया जाता है इसमें, इसलिए प्रॉब्लम होती है। दूसरा कि खुले बाजार में अनाज की कीमत, ये इससे रिलेटेड है। तीसरा कि आवश्यक और मौजूदा भंडारण क्षमता के बीच अंतर, ये भंडारण क्षमता वाला जो पॉइंट आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि आवश्यक यानी कि जितना जरूरी है, और मौजूदा भंडार क्षमता जो है उनके बीच बहुत ज्यादा अंतर है। आपके पास भंडारण क्षमता उतनी है ही नहीं, आप जितना अनाज जो है वो लेकर आ रहे हो, तो वो भी एक समस्या है, तो उसको हम भंडारण वाली समस्या के अंतर्गत देखेंगे। पर इसमें ये 2 पॉइंट आएंगे कि खरीद से संबंधित समस्या है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो भंडारण से संबंधित समस्या है कि हमारे पास अपर्याप्त भंडारण क्षमता है। कवर एंड प्लिंथ भंडारण पर खाद्यान्न सड़ना और खराब होना। कवर एंड प्लिंथ क्या है कि ढक दिया जाता है अनाज को, ठीक है। अगर वैसे आप अनाज को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे तो क्या होगा, अनाज जो है वो कुछ समय के लिए तो सही रहेगा, पर थोड़े समय के बाद क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, खराब होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो है वो भंडारण क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है भंडारण के लिए। तो वो एक समस्या है, और खाद्यान्नों के भंडारण से सरकार को उच्च लागत आती है। तो ये जो है वो सारी क्या है,
भंडारण से संबंधित समस्या है। तो एक तो हमने देखा खरीद से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, दूसरा हमने देखा भंडारण, तीसरा क्या है, खाद्यान्न के आवंटन से संबंधित समस्या भी देखने को मिलती है, जैसे लाभार्थियों की पहचान करना। अब लाभार्थियों की पहचान सही हो पाती है कि नहीं, कितने ही फर्जी राशन कार्ड बन जाते हैं, ठीक है ना। गुणवत्ता व नियमित आंकड़ों का अभाव। अब नियमित आंकड़ों का अभाव क्या है, जो लोग पात्र परिवार नहीं भी है, ठीक है ना, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं भी आते, उनके भी जो है वो बीपीएल वाले राशन कार्ड बने हुए हैं और उनको इसका लाभ पहुंच रहा है। तो लाभार्थियों की पहचान से संबंधित समस्या जो है वो एक देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, अवैध उचित मूल्य की दुकानें होती है, गलत तरीके से जो है वो लाइसेंस ले लिया जाता है। उचित मूल्य की जो दुकानें हैं उसमें क्या होता है, अच्छे अनाज को जो है वो खराब अनाज से एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें, बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिलते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं परिवहन से संबंधित समस्या। तो परिवहन के दौरान खाद्यान्नों का रिसाव और अन्यत्र अन्यत्र स्थानांतरण हो जाते हैं। जो बीच में ट्रक्स जाते हैं, बीच में जो है वो अनाज की अदला बदली कर ली जाती है, मतलब अच्छे अनाज को जो है वो निकाल लिया जाता है और खराब अनाज जो है वो रख दिया जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि राशन की जो दुकानें हैं, जो मिलता है वहां से, जो उचित मूल्य की दुकान है वहां से जो अनाज मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी खराब क्यों होती है, क्योंकि अनाज तो वही किसानों से खरीदा जा रहा है, फिर भी क्वालिटी इतनी खराब क्यों है। तो उसका रीजन यही है। आगे बढ़ते हैं, खाद्यान्न उत्पादन, खरीद और वितरण का असमान वितरण, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ यही होगा कि एक जगह पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और दूसरी जगह पे प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, जिससे क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है। अभी मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल दिया था, पंजाब हरियाणा है, यूपी है, वहां पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ और नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट तक लेके जाना, जिससे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह इतना अच्छे है ही नहीं। एक तो वो समस्या है, जिसके कारण क्या होता है, सरकार की लागत जो है, मूल्य है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो परिवहन से संबंधित समस्या, तो इस प्रकार हमने जो है वो पीडीएस से जुड़ी और भी, समस्याएं देखी है। और भी समस्याएं इसमें हो सकती है, जिसको आप जो है वो अपने नोट्स में एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि पीडीएस से जुड़ी कमियां। अभी हमने देख लिया है कि समस्याएं क्या क्या है, अब इन समस्याओं को हम कैसे दूर करेंगे। तो समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि फर्जी राशन कार्ड देखने को मिलता है, तो हमने क्या कर दिया, आधार से जुड़े और डिजिटाइज्ड राशन कार्ड जो है उसकी शुरुआत कर दी। अब राशन कार्ड जो है वो क्या होगा, आपके आधार से, आपके फोन नंबर से लिंक कर दिए गए हैं। कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकान है। अब आप देखेंगे कि जो फेयर प्राइस शॉप होती है, जो उचित मूल्य की दुकानें होती है, वहां पे क्या होता है, ईपीओज होती है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जहाँ पे क्या होता है, थंब इंप्रेशन लगता है या फिर आंखों का इंप्रेशन लगता है और उसके बाद जो है वो आपको अनाज दिया जाता है। तो कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकानें हो चुकी हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जो है वो क्या है, मशीनें आ चुकी है। इसके अलावा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कई बार क्या होता है, डीबीटी को लाने से भी कहीं ना कहीं समस्या दूर हो सकती है। मान लो आपको अनाज नहीं दिया जाएगा, उतना पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आप अनाज खरीद सकते हो। हालांकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है डीबीटी में, ठीक है। मतलब इसकी पॉजिटिव साइड तो है, पर नेगेटिव साइड भी बहुत सारे, फिर भी अगर हम इसके एक उपाय के रूप में देखें तो ये एक उपाय हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि जीपीएस प्रौद्योगिकी का उपयोग। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी जो ट्रक्स होते हैं, भी हम ट्रक्स देखते हैं, तो वो जो ट्रक्स होते हैं उसमें जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्रैक कर लिया जाता है कि जहां से ट्रक निकला है और जहां पे पहुंचना है, तो बीच में कहीं ट्रक में जो है वो अनाज की अदला बदली तो नहीं हुई। तो ये सारी चीज के लिए जो है वो जीपीएस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। ऐसे में साधारण निगरानी होती है। अब तो क्योंकि क्या है, जितने भी लाभार्थी होते हैं उनका मोबाइल नंबर लिंक कर दिया जाता है, तो उनको पता रहता है कि उनका अनाज कब मिल रहा है, कब नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है। ये सारी चीजें, वेब आधारित नागरिक पोर्टल, तो इसमें क्या होता है, शिकायत के लिए बहुत सारे पोर्टल बना दिए हैं। तो ये जो है वो बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, जिससे पीडीएस से जुड़ी कमियों को दूर किया जा सके। अब इससे जुड़ी एक कमेटी है, जिसकी रिकमेंडेशन या तो पूछी जा सकती है या फिर आप आपके आंसर्स में भी आप कोट कर सकते हो। यदि आपको उससे रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।